हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और पिछले वाली एक्सरसाइज बहुत बढ़िया से करके आज आए होंगे। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में, जो कि आपका 13वां चैप्टर क्लास 10th का चल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को लेकर के, इसकी एक एक्सरसाइज और उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे इसकी दूसरी एक्सरसाइज का जो टॉपिक है हमारे पास में, वो टॉपिक है ठोसों के संयोजन का आयतन, या ये कहिए कि प्रश्नावली हम लोग 13.2 का हम लोग आज इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी कि उसके संबंध सारी बातें करेंगे ताकि आप लोग एक्सरसाइज में जाकर के क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी चर्चा कर ले ज़रा, क्योंकि अभी तक जितने भी एक्सरसाइज की है, क्वेश्चंस किए हैं, वो हमारे पास में जो थे वो सारे के सारे पृष्ठीय क्षेत्रफल को लेकर के थे। किसको लेकर के? पृष्ठीय अक्षेत्रफल। पृष्ठीय अक्षेत्रफल हमने जो एक्सरसाइज की है पहले वाली 13.1, ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने बात की थी। आप देख रहे होंगे आयतन वाला कोई सवाल नहीं था, तो इसका मतलब हम लोगों ने पृष्ठीय क्षेत्रफल से ही बात की है। तो आज हम लोग बात करेंगे आयतन की। और आयतन किसके आयतन की? ठोसों के संयोजन का आयतन। अब ये ठोसों वाली आकृति मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि इसमें 4 चीज़ें आती हैं, 4 नहीं ज़्यादा। कि एक तो आता है आपका घनाभ, ठीक है, घनाभ आता है, ठीक है। एक इसके बाद आता है इसका घन, ठीक है। एक आता है हमारे पास में इसमें बेलन, ठीक है, वो थोड़ा ऊपर लेके सारे आ जाएंगे ना। बेलन आता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका शंकु, शंकु, ठीक है, और शंकु। देन आपके पास आता है गोला, और गोले के बाद आता है मेरे बेटा इसमें अर्ध गोला। कौन सा गोला? आधा गोला। तो ये ठोस आकृतियाँ थी जिनका हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। लेकिन अब इनके आयतन, इनके संयोजन से बनने वाला आयतन, संयोजन का मतलब आप समझते हो कि अगर कोई ऐसी आकृति आ जाए जिसमें हमारे एक से अधिक, मतलब 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक ठोस आकृतियाँ सम्मिलित हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात करें, मेरे पास में ये एक आकृति है, ये कहिएगा कि यहाँ से तो ये बेलनाकार है और नीचे जो है एक बर्तन है जो नीचे से अर्धगोला टाइप है। समझ पा रहे हो? तो इस आकृति के अंदर 2 ठोस आकृतियाँ हैं। एक तो आपका बेलन है ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा इसका अर्धगोला है। तो इसका हम लोग आयतन निकालेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है पिछले एक्सरसाइज में। तो जिन लोगों ने एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज ढंग से की होगी पुराने वाली, यानी कि जो 13.1, तो भैया फिगर यानी कि चित्रों का तो उनको दिमाग में थोड़ा सा क्लियरेंस आ ही गई होगी, क्लियर हो ही गया होगा कि भाई कि चित्र कैसे और क्या बनता है। और अगर अभी भी कन्फ्यूजन्स बचे हैं तो आप थोड़ा सा ढंग से पिछली वाली एक्सरसाइज को देखिएगा, और या इस वीडियो को देखिए, अगली वाली वीडियो जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। और ज़रूरत पड़े तो कई बार देखिए, तब आपको अच्छा इसमें फील होगा। ओके, तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि आयतन, जैसे घनाभ जो होता है हमारे पास, घनाभ का चित्र ऐसा बनता है, घनाभ हमारा ऐसा बनता है, आपको पता ही है, ठीक है मेरे भाई। ये घनाभ है, ठीक, आपके पास में। और घनाभ के अंदर वाला हिस्सा अगर थोड़ा सा अच्छा लगता है, एनसीईआरटी वाले ऐसे ही बनाते हैं ना, तो हम भी ऐसे ही बना दे रहे हैं। ये घनाभ है। इस घनाभ में आपको पता ही था कि ये वाली L होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है H, और ये इसकी चौड़ाई होती है B। तो इसका जो आयतन होता है, आयतन को हम लोग, आयतन जो है याद रखना है, आयतन को मैं V से लिखता हूँ। किससे लिखता हूँ? V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम फॉर आयतन। तो इसके आयतन का फॉर्मूला होता है LBH। और घन इकाई, घन इकाई मतलब आप समझते हो, ये मैं बात पहले कर चुका हूँ। क्षेत्रफल में वर्ग इकाई होता था, इसमें घन इकाई है। तो अगर ये हुआ इसके बारे में। अगर मैं इसकी बात करूँ, एक घन की बात करूँ, तो घन आपको पता ही है, सिंपल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। आपके पास में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं सारी साइड्स। तो मान के चलो इसकी एक साइड A है, ठीक है, A है, तो ये भी A होगा, ये भी A है। तो इसका जो आयतन रहेगा, इसका जो आयतन रहेगा, ठीक है, यानी कि आयतन दैट इज़ V जो है, किसका आयतन? इस घन का आयतन। तो वो रहेगा आपका A⁻³ घन इकाई, जहाँ पर A क्या है आपके पास में? इसकी एक कोर है। क्या है? कोर है। डबल काम हो रहा है। ये डबल का मतलब जो पहली इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने दी थी ना इस चैप्टर को शुरुआत करते समय, उस समय भी सारी बातें बताई थी
लेकिन अब क्या करें कि आदत है, तो अब सारा जोड़ना मुझे अच्छा लगता है कि पीछे सब चीज़ें क्लियर रहेंगी तो ज़्यादा मज़ा आया करने में। अगर हम लोग बेलन की बात करें तो बेलन का जो डायग्राम बनता है वो आपको पता ही है, वो ऐसा बनता है। ठीक है, ये बेलन है जिसमें इसकी आधार की त्रिज्या को हम लोग क्या कह देंगे, आर कह देंगे, ऊंचाई को उसको एच कह देंगे। तो इसका जो आयतन बनेगा, आयतन का जो फॉर्मूला रहेगा आयतन वी, तो मेरे भाई वो रहेगा पाई आर स्क्वायर एच और घन इकाई। ठीक है भैया, ओके। फिर बात करते हैं शंकु। शंकु का जो डायग्राम है, शंकु का जो डायग्राम है वो ऐसा होता है। थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है, बोर्ड थोड़ा छोटा है। तो अगर हम लोग इसके आयतन की बात करें, इसकी आधार की त्रिज्या अगर आर हो और ये एच हो और ये एल हो, तो इसका जो आयतन बनेगा, चौक काम नहीं कर रही बढ़िया यार, आयतन जो बनेगा, ठीक है, v जो है आयतन, दैट इज इक्वल टू होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई, घन इकाई। ठीक है मेरे भाई, ओके। अब अगर मैं गोले की बात करूं, गोले को यहाँ लिख दे रहा, गोला होता है ऐसा जिसकी त्रिज्या हमारे पास r होगी, तो गोले का जो आयतन रहेगा, आयतन रहेगा v, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई। ठीक, घन इकाई समझते हो ना क्यों लिखता है, ये मात्रक है इसका, है ना। और अब बचा है मेरे पास में एक अर्धगोला। अर्धगोले के लिए जगह नहीं बच रही, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, इसका समझ आ जाएगा। अर्धगोला कैसा होता है, अर्धगोले को काट दिया गया आधा ऐसे करके। ठीक है, चित्र बनाएंगे फिर ढंग से, ये तबले जैसा बन गया लेकिन अर्धगोला है भैया। तो इसका जो आयतन रहेगा मेरे भाई, अर्धगोले का आयतन, ये सब फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, नहीं तो एक्सरसाइज में समस्या आएगी। इसका आधा ही होगा ना, 2/3 पाई आर क्यूब और घन इकाई। तो ये जितनी भी आकृतियां हैं ये सब ठोस आकृतियां हैं, और इन ठोस आकृतियों के संबंध में आयतनों के सूत्र मैंने सामने लिखे हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोटेड डाउन कर सकते हो, और फिर हम लोग पढ़ेंगे अपना ठोसों के संयोजन से बनने वाली जो आकृतियां हैं उनका आयतन आप कैसे निकालते हो। तो इसको समझने के लिए एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उन्हीं से बात करेंगे। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप दिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लें और फिर जो है सारे के सारे फॉर्मूले नोट कर ले, या फिर पहली वीडियो के तो नोट कर ही रखे होंगे ना भाई, तो फिर समय ना लगाएं यहाँ। ठीक, अब ये संयोजन यानी कि आपके पास में कॉम्बिनेशन क्या है, संयोजन का मतलब क्या है, मैंने अभी भी एग्जाम्पल दिया था कि सपोज कर लो एक आपके पास में एक ठोस ऐसा है जिसमें नीचे तो एक अर्धगोला है, ऊपर एक शंकु टेक दिया गया है, अध्यारोपित है शंकु, और कोई कहे कि इस आकृति का आयतन निकालो, इसका जो है आयतन निकालो v, आयतन को v से लिखते हैं। तो कैसे निकालोगे, अर्धगोले का आयतन, ठीक है, अर्धगोले का आयतन, ठीक है बेटा, और प्लस ऊपर जो शंकु है, लंबवर्तीय शंकु है, लेकिन मैं शॉर्टकट में शंकु ही लिख रहा हूँ, इसे लंबवर्तीय माने शंकु का आयतन। तो सिंपल है, जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में थोड़ा सा सोचना पड़ता था क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हिडन हो जाती थी, छुप जाती थी, लेकिन इसमें नहीं, इसमें सीधा सीधा आयतनों को आपस में जोड़ देना है। जितनी भी ठोस आकृतियाँ रहेंगी उन सब के आयतनों को जोड़ देना है। अच्छा, एक आकृति और जिक्र करें, जैसे मान के चलो कि हमारे पास एक इस तरीके से बेलन है, और इस बेलन में ऐसा कर लो कि ऊपर तो एक अर्धगोला रखा, नीचे की तरफ एक शंकु रखा है इस तरीके से, तो एक आकृति बनी है भाई। तो इसका कैसे निकालोगे आयतन, इसका आयतन कैसे निकलेगा, ये भी एक ठोसों के संयोजन का आयतन, ये भी एक ठोसों से बनी आकृति है, और इसका आयतन जो होगा भैया, इसका आयतन, इसका अर्धगोले का आयतन, ठीक है भैया। बीच में फिर दूसरा नंबर किसका, बेलन है, बेलन का आयतन, किसका, प्लस बेलन का आयतन, ठीक है आपके पास में, और प्लस आपके पास में नीचे क्या है, लंबवर्तीय शंकु है, वो शंकु का आयतन। तो इसी तरीके से आपको संयोजन दिया जाएगा, एक कॉम्बिनेशन होगा ठोसों की आकृति का, शंकु का आयतन। तो बस आपको बेसिकली क्या है कि जो भी फॉर्मूले बताए हैं, घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला या अर्धगोला, उनके सबके आयतनों के सूत्र आपको पता होने चाहिए, तब जाके काम चलेगा। और हम लोग चलो बढ़ते हैं अब इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है,
ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, कुछ खास चीज़ नहीं है, नोट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये देखिए, आप एनसीईआरटी किताबें निकालिए अपनी और देखिए फिर। ठीक, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 5 है, यानी कि इस चैप्टर का 5वां एग्जाम्पल है, और इंट्रोडक्शन किसका चल रहा है, 13.2 का चल रहा है। किताबों में ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि कहना क्या चाह रहा है। शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। शेड समझते हो, टिन पड़ी हुई है, एक कारखाना बनाया गया है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्ध बेलन अध्यारोपित है। आधा बेलन भी होगा, हम बताएंगे अर्ध बेलन क्या होता है, कैसे होता है। यदि शेड के आधार की विमाएं 7 मीटर और गुणे 15 मीटर लंबाई चौड़ाई इसकी दे दी, तथा घनाकार भाग की ऊंचाई जो है 8 मीटर हो, तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात करना है। यदि यह मान ले कि शेड में रखी मशीनरी 300 घन मीटर आयतन घेरती है तथा शेड के अंदर 20 कार्मिक हैं जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर घन मीटर के औसत के स्थान घेरता है, तब शेड में कितनी हवा होगी। देखिए, एक मैं आपको बात बता दूं, क्या बता दूं कि जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल का समझ में आ रहा था क्या, कि बाहरी चीजों से मतलब था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कि किसमें, जैसे आपको कई क्वेश्चन टेंट कैनवास का क्षेत्रफल निकालना, या हमने कलर करने वाले भी किया, नहीं कि उसका सरफेस एरिया की बात थी। जैसे मैं उदाहरण बताऊं कि ये बेलन है मेरे पास, इस बेलन के बाहरी हिस्से को हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। समझ आ रही बात नहीं? लेकिन आयतन की क्या बात है, आयतन का मतलब है कि इस बेलन के अंदर कितनी हवा होगी, या इस बेलन के अंदर हम कितना पानी भर सकते हैं, या अगर ये बेलन बिल्कुल ठोस है तो इसके अंदर जो ठोस है उसका आयतन कितना होगा, कितने आयतन का ठोस इसमें लगा हुआ है, तो उस संबंध में है। तो हवा की अगर बात हो रही है, हवा पानी की बात हो रही है, हवा पानी की, तो सीधी बात है आयतन की बात हो रही है। तो इस एग्जाम्पल को समझने के लिए पहले हम लोग डायग्राम जरा क्लियर कर लेते हैं। इन्होंने एक डायग्राम बनाया भी बढ़िया है, देखा है, तो मैं जरा बता दूं बना करके, थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी और भी। उन्होंने कहा है कि एक शेड है, शेड समझ लो, आप दिमाग में रख लो, कारखाना टाइप, ठीक है, आपके पास में, और इसमें थोड़ा सा इसको टेंड करेंगे तो अच्छी फिगर बनेगी, और नीचे की तरफ इसको ऐसे लाएंगे और हल्का सा इसको इधर लाएंगे, ठीक है बेटा, और इसके ऊपर ऐसे करके हमारा एक ये है, और फिर इधर जा करके ये इस तरीके से घूम रहा है, ये ठीक, परफेक्ट नहीं, लेकिन चलिए काम चल जाएगा हम लोगों का, है ना। इसमें जो विमाएं दी हैं, ये वाली जो लेंथ है इसकी, ये जो लंबाई है, क्योंकि नीचे तो घना भी है ना, नीचे क्या है भाई, एक बात बताओ मुझे, कोई भी मकान होता है बना हुआ, वो घनाभ के आकार का ही तो बना होता है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई होती है। तो ये भी एक कारखाना है जिसका गेट इधर की तरफ होगा, ये छत है इसकी, अर्ध बेलनाकार। बेलनाकार देखो, बेलन हमारे पास ऐसा होता है, समझ ले जरा पहले, बेलन हमारे पास ऐसा होता है, ठीक है, क्या यार बेलन सही नहीं, ऐसा बेलन होता है, ये बताया है मैंने बेलन आपके पास में। अर्ध बेलन का मतलब क्या, बेलन को आधा करना है, आधा ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो 2 बेलन बन जाएंगे, बेलन को ऐसे काट देना इसके ऊंचाई वाले हिस्से के बराबर। तो हमारे पास आकृति कैसी बनाई देगी, ऐसी तो आएगी भाई, आप समझो जरा, थोड़ा सा आप समझो जरा, ऐसी तो आकृति आएगी लगभग, या नहीं आएगी बताओ। ये ऐसी आकृति है कि इसको उठा करके ऊपर इस पे शेड पर रख दिया इन्होंने। छत देखी है ना, ऐसी गोल छत जो बनती है इस तरीके से, आपने बहुत देखी होंगी यार, जब आप सोचोगे तो आपके आसपास बहुत सारी ऐसे डायग्राम बन जाएंगे। तो सीधी बात तो ये है कि हम लोग एक बात कर सकते हैं कि ये अर्ध बेलन है, ऊपर वाला हिस्सा अर्ध बेलन है, और नीचे वाला हिस्सा एक घनाभ है, घनाभ है। इसकी जो विमाएं जो दी गई हैं वो उन्होंने साफ साफ कहा है कि मेरे भाई ये 15 मीटर की है, तो ये भी 15 ही मीटर होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। और कहा है कि ये वाली जो लेंथ है वो 7 मीटर की है, तो ये भी 7 ही मीटर होगी, और जो ऊंचाई है इसकी, ये वाली ऊंचाई, ये सेम होगी ऊंचाई। चित्र में देखने को नहीं ऊंचाई सेम लग रही, लेकिन ये 3D फिगर है तो यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये 8 ही मीटर होगी आपके पास में, ऐसा करके। तो सबसे पहले तो इसने कहा है कि घनाकार भाग की शेड में समावित हो सकने वाली हवा का आयतन।
तो सबसे पहले तो ये बात कीजिए, यहां पे मैं करता हूं कि शेड में समावेशित होने वाली हवा का जो आयतन है, हवा का आयतन, आप बता सकते हो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा इस नीचे वाले घनाभ का आयतन, ठीक है बेटा, और प्लस ऊपर जो अर्ध बेलन है, ऊपर जो है अर्ध बेलन का आयतन, ठीक। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH, ठीक है, प्लस अर्ध बेलन यानी कि पूरे बेलन का जो, अगर एक बेलन आपके पास में ऐसा सिंपल होता है और जिसके आधार की त्रिज्या आपकी R होती है, ऊंचाई H होती है, तो उसका आयतन V जो होता है वो होता है πr²H। तो जब आधा कर रहे हैं, आधा का मतलब इधर वाला हिस्सा हम लोग, ठीक है, हटा दे रहे हैं, सिर्फ इतने हिस्से की बात कर रहे हैं, ये वाला उठा करके यहाँ रखा गया था, तो इसका भी आधा हो जाएगा 1/2 πr²H। इसका मतलब मेरे को सीधी बात है कि L तो है पता, B भी है पता, H भी है पता, ठीक है, लेकिन अब हम लोग बात ये करना चाह रहे हैं कि इस बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो त्रिज्या होगी, ये वाली इतनी होगी ना, ये भी है ना। अब ध्यान दो, ये टोटल कितनी है? 7 है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लें, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे कि यहाँ पे हम लोग करें घनाभ की, पहले मैं घनाभ के बारे में बात कर रहा हूँ ताकि क्लियरिटी आए। घनाभ में लंबाई जो है, ठीक है, लंबाई जो है वो 15 मीटर है, चौड़ाई जो है वो 7 मीटर है, और ऊंचाई जो है वो 8 मीटर है। घनाभ का केस खत्म। मैं बात करूं अर्धबेलन की। अर्धबेलन में जो आधार की त्रिज्या है, दैट इज यानी कि R जो है, भाई ये पूरी 7 है ना, तो त्रिज्या आधी होगी ना, तो 7/2 मीटर हो जाएगी। और बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई वो कितनी होगी भाई? ये होगी ना 15 मीटर, ठीक है ना, आपके पास कितनी होगी? 15 मीटर होगी। अब इस फॉर्मूले को यूज कर लो आप, इस वाले को, और निकाल लो। तो शेड में समावेशित हवा का आयतन तो कितना होगा भाई? घनाभ का आयतन कितना होता है? LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 15 गुणे 7 गुणे 8 प्लस अर्ध बेलन का आयतन, पूरे बेलन का आयतन होता है πr²H, तो 1/2 लगा देंगे तो आधे का आ जाएगा। पाई तो रहेगा 22/7 गुणे R की जगह लिखेंगे 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर मतलब 7/2 गुणे 7/2 इंटू इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो 15 रहेगी। क्या रहेगी? 15। तो थोड़ा सा खेल खेल लिया जाए, 2 से ही कटेगा 11 बार, ये कटेगा 7 से 7, और भी कुछ कट रहा? नहीं कट रहा। तो जाएगा 15 गुणे 7 गुणे 8 प्लस 11 गुणे 7 गुणे 15/2। अब इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी ही है, क्योंकि भाई एग्जाम्पल है, इन्होंने सॉल्व करके दे ही रखा, मैं इसमें अपनी कलाकारी क्या दिखाऊं करके, अपनी क्या कलाकारी करके दिखाऊं? सॉल्व तो है ही है, तो उसे जब सॉल्व करेंगे, कलाकारी तो वहां करनी है जो अनसॉल्व क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम्पल में क्या करूं? ये होगा 11.28 नहीं 1128.75 घन मीटर जो है इसमें हवा समावेशित होगी। तो एक आंसर तो इसका ये आ जाएगा मेरे भाई। लेकिन आगे की तरफ उसने थोड़ी सी और कलाकारी करी है कि मस्त देखो, जब इस शेड के अंदर, अब खाली शेड तो नहीं है भाई, मकान में जिस कमरे में वीडियो बना रहा हूँ खाली तो नहीं है, इसमें मैं भी हूँ, मेरा कैमरा भी है, और भी सामान है, किताबें रखी हैं, है ना, तो वो भी तो कुछ स्थान घेरेंगी, ठीक भाई। तो अगर हम लोग उन चीज़ों को कंसीडर करें कि इसके अंदर कुछ मशीनरी रखी है,
और कुछ लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो जहां भी वो मशीन रखी होगी और जहां वो आदमी काम कर रहे होंगे उस स्थान पे हवा थोड़ा ही होगी, उस स्थान पे वो मशीन होगी, वो आदमी होगा। उदाहरण से बताऊं तुम्हें कि अगर आपके पास में कंटेनर में पानी है, इसमें अगर आप इस पानी को हमने ऊपर तक भर रखा है, जब इसमें हम कोई वस्तु ठोस वस्तु डालते हैं तो जितनी वो वस्तु जितने बाहर की वस्तु होती है पानी उतना ही बाहर निकल जाता है। ऐसा थोड़ा ही कि इसमें पानी भी इतना ही रहेगा, ये भी इतना ही रहेगा। तो सीधी बात है कि जितने इसके अंदर मशीनरी है और जितने इसके अंदर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके आयतन के बराबर ही हवा बाहर निकल जाएगी। तो हम लोगों को बची हुई हवा निकालनी है, ठीक है, बची हुई हवा निकालनी है। किसकी हवा निकालनी है क्वेश्चन में, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग इसको रफ कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको मैं रफ करके थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब मशीनरी कितनी है, देखिए मशीनरी जो हमारी मशीनरी है, मशीनरी मतलब मशीनें रखी है, मशीनरी, ठीक है, नहीं, मशीनरी द्वारा घेरा स्थान, और स्थान मतलब या फिर आयतन कहिए, बात एक ही है। तो हमारे पास आएगा 300 घन मीटर। उसके बाद हमारे पास 20 श्रमिकों द्वारा 20 श्रमिकों, ठीक है, द्वारा घेरा स्थान। तो 20 गुणे एक ने कितना घेरा है, क्वेश्चन में पढ़िएगा, एक ने घेरा है 0.08, 0.08। तो उसको जो सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो आ जाएगा 1.6 घन मीटर। तो इन दोनों चीजों ने मिलकर कितना स्थान घेरा है, इनको जोड़ लेंगे। तो शेड में जो हवा का आयतन है कितना बचेगा, आप बताइए, शेड में हवा का जो आयतन है वो कितना बचेगा, हवा का आयतन वो बचेगा भाई, टोटल हवा कितनी थी अभी जो निकाली थी मैंने, वो 1128.75 में से घटा दो इन दोनों का योग, यानी कि 300 प्लस 6.1.6। इसको जब आप सॉल्व करोगे इसमें बचेगा 827.15 मीटर क्यूब। तो आंसर आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। कैलकुलेशन में यहाँ समय फालतू में लगाऊंगा तो आपका डाटा खराब करूंगा, कुछ नहीं है। वीडियो आप देख रहे हो, वीडियो लंबी बनेगी, आप ही को नुकसान होगा। तो ये कैलकुलेशन आप खुद करिएगा क्योंकि एग्जाम्पल है और क्लियर भी है, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि पहला एग्जाम्पल था इसके इंट्रोडक्शन का। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। जरा 6 अपनी किताबों में तब तक पढ़े, मैं तब तक आपके लिए स्थान तैयार कर दूं कि कहां पे सवाल होगा, ठीक है। चलिए अब एक हमारे पास देखो बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें एक जूस वाले की धोखाधड़ी सामने आएगी। क्या है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को आकृति में दर्शाए गए गिलासों में जूस देता है। आकृति जरा देख लें अपनी किताबों में बहुत बढ़िया से, ठीक है। बेलनाकार गिलास का व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता, धारिता शब्द का अर्थ मतलब आयतन ही समझिएगा, धारिता मतलब आयतन, तथा उसकी वास्तविक धारिता क्या है ये बतानी है। भैया ये थोड़ा धोखाधड़ी वाला मामला। एक जूस वाला था जिसके पास इस टाइप का गिलास था, बेलनाकार, ठीक है। आपके पास कैसा गिलास था, बेलनाकार गिलास था, ये इस तरीके का। अब बाहर से तो देखने में ये गिलास बड़ा लग रहा है, कह रहे हो तुम लोग कहोगे कहीं जूस पीने जा रहे हैं, बहुत बड़ा गिलास में जूस पिला रहे हो। और इस गिलास की जो व्यास है, ये जो व्यास है वो ये व्यास 5 सेंटीमीटर का है, बहुत बड़ा गिलास है, इसका मतलब अच्छा गिलास है, ठीक ठाक जूस आता होगा इसके अंदर। और गिलास की जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है। ये जो ऊंचाई है इसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ओके मैं समझ गया भाई तेरी बात। परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था। अब किसी ने देख लिया, उसको धोखाधड़ी कर रहा था, ऊपर की तरफ एक अर्धगोला ऐसा फंसा रखा है भाई। जब ये गोला इसमें फंस जाएगा, सीधी बात है, तो जूस कहाँ कहाँ आएगा, सिर्फ इतने हिस्से में आएगा, इसमें थोड़ा ही आएगा फिर। तो बाहर देखने में तो हमें लगेगा जूस ज्यादा है, यानी कि आयतन ज्यादा है इसका गिलास का, लेकिन वास्तविकता क्या रहेगी, आयतन रहेगा कम। हमें दोनों चीजें बतानी है।
एक तो बाहर से खड़ा हुआ कोई आदमी जूस पी रहा देख करके, अरे बड़ा वो गिलास पी रहा है जूस का, इसका मतलब बहुत सारा जूस होगा, है ना। लेकिन कलाकारी उस दुकान वाले ने क्या कर रखी, नीचे की तरफ एक इसमें अर्धगोला ऐसा फंसा रखा ताकि जूस का आयतन कम हो जाए। तो हमें दोनों निकालने हैं, एक तो वास्तविक भी निकालना है और आपको आभासी भी निकालना है, वास्तविक भी निकालना है। तो बाहर से देखने पे जो लगेगा वो आभासी है, आभासी, ठीक है। आपके पास में आभासी धारिता कितनी होगी, धारिता कहो या फिर आयतन कहो, नो प्रॉब्लम, एक ही शब्द के दो रूप हैं। तो धारिता जो रहेगी वो जितना इस बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। और अगर मैं क्लियर कर लूं कि जो इसमें बेलन की जो आर है दैट इज आर 5/2, क्योंकि व्यास है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और एच हमारे पास 10, तो उसको अगर मैं सॉल्व कर लूं और इसकी वैल्यू दे रखी इन्होंने 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू आ जाएगी 5/2 गुणे 5/2 क्योंकि स्क्वायर है, और इंटू एच है हमारा 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 196, ठीक है, 196.25 घन सेंटीमीटर। तो ये तो है उसका बाहर से देखने पे लगेगा कि उसमें इतना जूस आएगा भाई, 196.25, ये आपका आभासी है, ये हमारा भ्रम है कि इतना देगा, लेकिन नहीं, जूस वाला थोड़ा तेज है, हमें निकालना वास्तविक। क्या निकालना है, वास्तविक धारिता कितनी है, मैं बता देता हूं वास्तविक धारिता कितनी है। वास्तविक धारिता जो होगी वो आपके पास में बेलन, गिलास का आयतन, गिलास की धारिता, ऐसे कर लें जब धारिता इस्तेमाल कर रहे हैं, माइनस इसमें जो अर्धगोला फंसाया गया है, अर्धगोले की धारिता। अब बेटा सुनो, इसकी गिलास की धारिता तो ऊपर निकाली ही हमने, जो आभासी है 96.25। अर्धगोला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला होता है अर्धगोले का। तो पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, इंटू आपके पास में पाई आर की क्यूब आएगा ना, तो आर कितना रहेगा, आर तो वही रहेगा 5/2 गुणे 5/2 गुणे 5/2, 3 चक्कर गुणा क्यों करी हमने, 3 बार गुणा क्यों करी, क्योंकि क्यूब था, क्योंकि क्या था, क्यूब था हमारे पास, घन था। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना मेरे बेटा, तो हमारे पास प्राप्त होगा 163.54। भाई कैलकुलेशन कर लेना अपने आप, एग्जाम्पलों की भी कैलकुलेशन करूंगा तो वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, और कुछ नहीं कि भाई इसमें कोई मेरी स्पेशल कलाकारी थोड़ा, ये चीज तो आप कर सकते हो इसलिए हम छोड़ सकते हैं। ओके, तो ये 6 एग्जाम्पल था, थोड़ा धोखाधड़ी वाला, लेकिन चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हमारा इस इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक रहेगा। एग्जाम्पल नंबर आपका है 7। एग्जाम्पल नंबर 7 को जरा ध्यान से देखें, पढ़ें अपनी किताबों के अंदर, और आपको अच्छा लगेगा, आप इसे कर पाएंगे। कह रहा कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, मैं समझ गया भाई, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। ओके, इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ओके, यहां तक भी समझ में आया। और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है, ये भी सही है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। कर दूंगा भाई। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर निकालना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई साहब। कह रहे हैं कि अर्धगोला है। कैसा गोला है? अर्धगोला है। लो भाई, अर्धगोला बना दिया। इसके ऊपर एक शंकु है, ये खिलौना बना रखा है इस तरीके से कोई, और इसके अंदर अच्छा इन्होंने नामकरण करा है तो ताकि सवाल को समझने में आसानी रहे, तो इसको कह दिया इसने बी, और इसने यहाँ बीच वाले पॉइंट को ओ कहा है, और इसको इस वाले पॉइंट को यहाँ पे इन्होंने पी कहा है, और इस वाले पॉइंट को इन्होंने सी कहा है। तो इसमें कहा भी है कि हमारा जो बीपीसी है ना, क्या बीपीसी जो है वो एक अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला है बेटा, ठीक है, ओके। और अर्धगोले में जो त्रिज्या बनेगी इसकी इन्होंने दे रखा, क्योंकि शंकु व्यास जो दिया है, यानी कि जो टोटल लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक की, ये 4 है। तो जो अर्धगोले की जो हमारे पास में हम कहें अर्धगोले की त्रिज्या लिख लें, डायरेक्ट बात ही खत्म। अर्धगोले की जो त्रिज्या है बेटा वो आएगी r, इसका मतलब आएगी 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ओके,
अब गोले से की अर्धगोले की तो त्रिज्या ही पर्याप्त है ना, क्योंकि गोले में तो हमारा एक ही चीज होती है 2/3 पाई आर क्यूब, इसके अंदर एच वगैरह को चक्कर है ही नहीं, तो आर पता तो सब पता, बाकी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जो शंकु है, जो शंकु है, शंकु के आधार की त्रिज्या बताओ, आधार की त्रिज्या जो रहेगी वो भी आर ही रहेगी, क्योंकि आधार तो सेम है ना, तो वो भी आपकी 4/2 या वो भी आपके पास में 2 सेंटीमीटर ही रहेगी। शंकु की जो ऊंचाई है h, शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी रहेगी भाई h, वो आपकी दी है, इसने खुद ही दी है 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी इसकी कितनी है, ये भी इतनी है 2 सेंटीमीटर ही है, ये भी आपकी 2 ही है। तो पहले तो आप खिलौने का आयतन निकाल लो, बाद की बात बाद में। खिलौने का आयतन, और वो बराबर होगा किसका, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है बेटा, तो शंकु का जो आयतन बनेगा वो कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अब इसमें जब वैल्यूज रखोगे मेरा बेटा 1/3, इसकी वैल्यू आप 22/7 नहीं 3.14 ही रखो, और आर की वैल्यू आप लिखोगे 2 × 2, एच की वैल्यू आप लिखोगे 2 प्लस 2/3 × 3.14 × 2 × 2 × 2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे और जो भी तरीका लगाओ सिंपल करके कॉमन वॉमन निकाल के, तो वो वैल्यूज देगा आपको 25.12 घन सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं। तो खिलौने का, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक लाइन कही है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने को के परिगत हो तो बेलन और खिलौने, इसके परिगत कैसे, बाहरी हिस्से में ऐसे बनाया उन्होंने, क्योंकि चित्र भी बनाया इन्होंने ऐसे करके, ठीक है, आपके पास में कैसे करके, ऐसे करके। तो ये आपका एक बेलन है, एक क्या है, बेलन है, ऐसे करके। तो हमारे पास हमें निकालना बेलन और खिलौने के आयतन में अंतर बताना, तो बेलन का आयतन निकाल लो। अब बेलन के लिए अगर हम बात करें, बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी होगी, बेलन के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या जो आर रहेगी बेटा, वो हमारी कितनी रहेगी, सेम रहेगी 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। भाई देखो ना, आधार इसका इतना ही है ना, जितना ये है उतना ये है ऊपर वाला, बात खत्म हो गई। ऊंचाई कितनी रहेगी, ऊंचाई किसकी ऊंचाई, हम लोग बेलन की ऊंचाई की बात कर रहे हैं, h, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो 2 2 4 सेंटीमीटर, बात खत्म। तो अब बेलन का आयतन निकालो, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फॉर्मूला याद है आपको, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू 3.14 इस्तेमाल होगी, और आर है 2 × 2 और एच है आपका 4। तो जब इसको हल करेंगे तो बेलन का जो आयतन है वो लगभग आ जाएगा मेरे पास में, कैलकुलेशन इन्होंने पूरी नहीं करी है, तो जो भी आएगा इतना आएगा घन क्यूब। अब हमें अंतर निकालना, मैं ऊपर से रफ कर रहा हूं ताकि इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, दोनों आयतनों का अंतर निकालना है मेरे को, दोनों आयतनों का, ठीक है, चौक ले लें दूसरी, आयतनों का अंतर वो होगा, इस बेलन का आयतन 3.14 × 2 × 2 × 2 × 4 में से घटाना पड़ेगा ये जो 25.12 आया था। तो जब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपके पास में, इसे हल करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, 25.12 मिलेगा। वो आप हल करके देख लेना कैसा आया है, इस डिबेट में मैं पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि आया तो सही है, ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है। आप लोग भी इसे रफ कॉपी में कैलकुलेट करके देखिएगा, इसमें से इसको कैलकुलेशन के बाद इसे घटा करके ये आना चाहिए। ठीक है, यही आंसर था, अंतर ही पूछा था। तो भाई आप अब आप तैयार हो यार, अब आप तैयार हो बिल्कुल एक्सरसाइज में जाने के लिए। अब अगली वीडियो को देखने से पहले खुद, बहुत कम क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में, अपने आप कुछ क्वेश्चंस करके देखना और फिर देखना कि कितनी आपका माइंड डेवलप हुआ है, कितनी चीज़ों को पकड़ने लगा है।
डायरेक्ट आप इस वीडियो को देखने के बाद इंतजार मत करना, नेक्स्ट वीडियो का आएगी जरूर वीडियो, ठीक है। लेकिन बेहतर तो ये रहेगा कि आप इस वीडियो के आधार पर एक्सरसाइज के अगर आप लोग 50% सवाल भी कर लेते हैं तो मतलब ठीक स्थिति में हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। तो भैया अब अपने आप एक्सरसाइज करके देखें, वीडियोस दिक्कत आए तो फिर वीडियोस में चले जाना। धन्यवाद।